वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होता है ये 2 मार्क्स के, इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें 3 मार्क्स के 5 पार्ट्स आते हैं। कुल मिलाकर के आपको इसमें, ठीक है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का और 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यानी का खंड। लिखा हुआ है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में वोल्टेज व धारा के बीच ग्राफ खींचिए। यानी पीएन जंक्शन डायोड जो है उसमें अग्र अभिनत जब होता है फॉरवर्ड बायस में, तो आपको वी और आई के बीच में ग्राफ खींचना है। ठीक, तो देखिए ये ग्राफ है, ये वी है और ये आपका आई है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है स्टार्टिंग में, जब तक हम निरोधी विभव तक नहीं पहुंच जाए, जब तक हम विभव प्राचीर को नहीं क्रॉस कर लेते हैं, जो कि सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक धारा बिल्कुल कम बहती है, लगभग जीरो के, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है। लेकिन जैसे 0.3 पे पहुंचता है धारा अचानक से रैपिडली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, तो ये ग्राफ आपका जर्मेनियम के लिए था। 0.3 पर इसका नी वोल्टेज आता है, यहां से फिर धारा बढ़ती है, और सिलिकॉन होता तो यही चीज 0.7 पर आके फिर इंक्रीज कर जाती है। इस तरह से हमारा ये अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड का ग्राफ बन जाता है। खा खंड देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा इसमें ऊर्जा क्षयों का उल्लेख कीजिए। केवल 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत नहीं लिखना है आपको। तो ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत, ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण पर। अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप रखी द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, और यह ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव वाली दुर्बल विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, या इसका उल्टा। ठीक है ना, कि निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव वाली दुर्बल विद्युत धारा में परिवर्तन करता है। इसी आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, अब मेन है कि इसमें जो भी हानियां होती है, जहां पर ऊर्जा का क्षय होता है उसके बारे में बताना है। तो कई जगह ऊर्जा का क्षय होता है, जैसे जो कुंडलियां बनाई जाती हैं वो तांबे की बनाई जाती हैं, तो तांबे की वजह से हानि होती है। फिर उनमें जो है जब भी चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसकी वजह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, ईडी करंट्स, उसकी वजह से ऊर्जा का हानि होता है। ठीक, शैथिल्य हानि से हिस्टेरिसिस लॉस कहा जाता है, वो भी होता है। और फ्लक्स हानि, ठीक, जितना फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होता है वो पूरा का पूरा द्वितीयक में नहीं जा पाता है, उसका कुछ भाग वो क्षय हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से हानियां हैं जो ट्रांसफार्मर में होती हैं। तो 2 नंबर में आपको यही लिखना था। फिर आपका आ गया तीसरे का ग खंड, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? किसी भी नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों को अगर हम जोड़ दें एक तरफ और उस नाभिक को तौल करके उसका वजन निकाल लें, द्रव्यमान निकाल लें, तो वो दोनों द्रव्यमान बराबर आने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आते हैं। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति को निकालने का देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। एमपी यानी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ए माइनस जेड यानी न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। इस सूत्र से हम द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। फिर आता है बंधन ऊर्जा क्या है? किसी भी नाभिक के अंदर मौजूद न्यूक्लियानों, न्यूक्लियान का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, उनको हम अलग अलग करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। और दूर कितनी दूर? अनंत तक ले जाना चाहते हैं। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों को अनंत दूरी तक विस्थापित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जब हम द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं डेल्टा एम, तो इसी में जब सी स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमें बंधन ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है। और इसी अगर जो बंधन ऊर्जा आई है इसी में अगर हम इस जेड से भाग दे दें, यानी परमाणु क्रमांक से भाग दे दें, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियान भी निकल करके आ जाता है।
और जिस तत्व के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना ज्यादा होता है वो तत्व उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, जिसके लिए कम होता है वो कम जो है स्थायी होते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरे के हम लोग घा खंड पर। देखिए घा खंड का जो प्रश्न है एक इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्या कह रहा है, +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, दो आवेश है, एक +10 है एक -10 है। तो कुछ भी हो हमें तो एक क्यू चाहिए। क्यू आवेश कितना दिया है, देखिए क्यू इक्वल टू दिया है 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। अब ये 10 की पावर 1 है और ये -6 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 कूलाम हो गया। कितनी दूरी पर स्थित है, 2 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, 2l से लिखते हैं। तो 2l का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको बदल लेंगे मीटर में तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया। फिर यह द्विध्रुव 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। द्विध्रुव को 0 डिग्री स्थिति से 180 डिग्री तक घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। चाहे आवश्यक ऊर्जा कहता चाहे आवश्यक कार्य कहता, दोनों का मतलब वही है। तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से इसको घुमाना चाह रहे हैं और कहां तक घुमाना चाह रहे हैं, 180 डिग्री तक घुमाना चाह रहे हैं। ठीक, तो θ1 को हमने 0 ले लिया, θ2 को 180 ले लिया। फॉर्मूला हमारा क्या है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, ये मेन सूत्र है। जब हम θ1 को इसी को 0 रख देते हैं तो cos 0 1 हो जाता है और θ2 को सिर्फ थीटा लिख देते हैं तो cos 0 1 और ये माइनस cos θ। सूत्र बन जाता है W बराबर PE 1 माइनस cos θ। ठीक है ना, उस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब P क्या है, P का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सूत्र क्या है, Q इंटू 2L। E लिख दिया और cos θ1 था तो θ1 हमारा 0 डिग्री हो गया और θ2 जो है वो 180 डिग्री हो गया। अब Q का मतलब कितना है, 10 की पावर -5 देखिए लिख दिया। 2L का मतलब कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। फिर E का आ गया 1 इंटू 10 की पावर 5। cos 0 1 हो गया, cos 180 -1 हो गया। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 गुणे 1 किया, 2 1 2 हो गया। 10 की घात -5 देखिए यहाँ लिखा है माइनस में, यहाँ 10 की घात 5 प्लस में है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कट जाएगा। जब कट गया तो बचा क्या, 2 बचा यहाँ से, 10 की घात -2 यहाँ से बच गया और 1 + 1 मिलके ये 2 हो गया। अब 2 गुणे 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो W बराबर 4 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न था, यहाँ पे हमको उत्तर मिल गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। तो आपके 3 के 4 पार्ट हो चुके हैं, 2-2 नंबर के सारे सवाल थे। अब चौथे में आ जाते हैं। चौथे में हम लोगों का फर्स्ट पार्ट जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम दिखाइए। ठीक, इसमें आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा लिखनी है, उसका चित्र बनाना है और उसके चित्र में उसके आयामों को दर्शाना भी है। तो बहुत सरल प्रश्न है, ये आप लोग अपने किताब में या कॉपी में नोटबुक में देखकर आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक, ये आप किताब से देख करके नोट कर लेंगे। अब आइए चौथे का खा खंड। क्या कह रहा है, तार का प्रतिरोध R है, यदि इसी तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी एक तार है जिसकी लंबाई को खींचा गया है, खींच करके n गुना कर दिया। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा तार शुरुआत में था, हमारा तार की प्रारंभिक लंबाई L, मोटाई A और प्रतिरोध कितना है, R है। फिर इसको खींचा गया, खींचने से क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी तो साथ में मोटाई भी तो घटेगी और प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो यदि मोटाई लंबाई प्रतिरोध तीनों बदल जाएंगे तो अब तीनों क्या हो गए, लंबाई L डैश हो गई, मोटाई A डैश हो गई, प्रतिरोध हमने मान लिया R डैश। ठीक, और सवाल क्या कह रहा है कि n गुना लंबाई बढ़ जाती है, यानी जो नई लंबाई L डैश है वो प्रारंभिक लंबाई L का n गुना है। तो L डैश बराबर कितना हो गया, n गुणे L। अब यहां से अगर हम निकाल लें L डैश बटे L का मान, ये L जाएगा उधर बटे में तो बराबर n के आ गया। तो L डैश बटे L कितना आ गया, n आ गया। लेकिन किसी भी तार का जो आयतन होता है वो हमेशा स्थिर होता है, तो L गुणे A बराबर होगा L डैश गुणे A डैश। यानी प्रारंभिक स्थिति में लंबाई और क्षेत्रफल का गुणनफल और बाद में लंबाई और क्षेत्रफल का गुणनफल ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, देखिए L को इधर ले लिए बटे में आ गया, A डैश को उधर भेज दिए बटे में चला गया।
तो ए बटे ए डैश बराबर आ गया एल डैश बटे एल। तो ए बटे ए डैश बराबर हो गया एल डैश बटे एल का मान रख दिया हमने एन, तो ये भी एन आ गया, ये भी एन आ गया। जो हमने बॉक्स से बंद किया इसी का इस्तेमाल किया जाएगा अभी आगे। अब उसी तार को खींचा गया है तो उसका विशेष प्रतिरोध क्या हो जाएगा? विशेष प्रतिरोध तो हमेशा वही रहेगा, पहले उसका रो था, बाद में मान लो कि रो डैश है, लेकिन तार तो वही है, पदार्थ वही, तो सेम रहेगा। तो यानी रो इज इक्वल टू रो डैश। ठीक, रो क्या है? विशेष प्रतिरोध। अब रो का सूत्र क्या है? आर ए बटे एल। तो रो डैश का क्या हो जाएगा? आर डैश बटे ए डैश बटे एल डैश। हमको आर डैश चाहिए तो ए डैश को उधर भेज दिया। देखिए ए डैश इधर अंश में, उधर गया बटे में, तो ये बटे में आ गया। एल डैश को भी उधर भेज दिया, इधर बटे में, उधर जाएगा अंश में, तो एल डैश बटे एल हो गया। तो आर डैश बराबर क्या आ गया? आर ए बटे ए डैश और गुणे में एल डैश बटे एल। ठीक, देखिए आर डैश बराबर आर तो है ही है, ए बटे ए डैश, ए बटे ए डैश का मान कितना है? एन लिख दिया। एल डैश बटे एल, एल डैश बटे एल का मान भी कितना है? एन, ये भी लिख दिया। तो एन गुणे एन कितना हो गया? एन स्क्वायर हो गया। तो आर डैश बराबर हो गया एन स्क्वायर आर। ये सूत्र हमारा निकल करके आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना था, क्योंकि हम सब इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर लेते हैं कि जब भी किसी तार की लंबाई एन गुना बढ़ती है तो उसका नया प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। डायरेक्ट हम उत्तर यहाँ से लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख करके इसको डिराइव करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 नंबर का प्रश्न हो जाता है। अब आएंगे चौथे के गा खंड में। ये भी अच्छा प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। और सरल प्रश्न था। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करके 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए इसका कि 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो इससे क्या 2 हल्के नाभिक उत्पन्न हुए। कौन? 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ठीक, तो एक भारी नाभिक यूरेनियम से 2 हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन उत्पन्न हुए, साथ में ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ हमने लिखा है 56 बेरियम 141, तो कभी कभी यहाँ आपको 56 बेरियम 144 भी लिखा मिल सकता है। अगर यहाँ बेरियम 144 हो जाएगा तो यहाँ क्रिप्टॉन जो है वो 92 होकर के 89 हो जाएगा। तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन के जो है वो समस्थानिक है। ठीक है, तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन इसी का उल्टा। नाभिकीय विखंडन में क्या था? भारी नाभिक से 2 हल्के नाभिक निकलते हैं, और नाभिकीय संलयन में इसका उल्टा होगा। जब 2 हल्के नाभिक आपस में संलयित होकर के यानी जुड़ करके अपेक्षाकृत एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, साथ में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें हल्के तत्व जुड़ के एक नाभिक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो देखिए 1s2 + 1s2, ठीक है ना? आपका ये ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन जिसको हम कहते हैं वो है, मिलकर ये 1s3 बनाया, 1s1 बनाया, साथ में 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हुई। फिर ये 1s3 जो यहाँ उत्पन्न हुआ है, फिर ये 1s2 से मिलता है और 2He4 बनता है। इस प्रकार से साथ में न्यूट्रॉन निकलेगा, 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के नाभिक जो है वो हीलियम में बदलते रहते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर सूर्य में या हाइड्रोजन बम में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये हमारा चौथे का गा खंड हो गया। चौथे का घा खंड देखिए, अच्छा प्रश्न है। एक कांच, ब्रैकेट में लिखा है Ng = 3/2 के समतल उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे कार्बन डाइसल्फाइड में निमज्जित करने पर उसकी फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि सबसे पहले कांच का जो है अपवर्तनांक दिया है। कांच का अपवर्तनांक दिया है तो Ang लिख लिया हमने, 3/2 हो गया। फिर आपका फोकस दूरी दिया है उत्तल लेंस की, प्लस में रहेगी, हवा में है तो एयर है, 10 सेंटीमीटर दिया है। फिर कार्बन डाइसल्फाइड में इसको डुबोया जाता है तो कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक दिया है ANC = 5/3, और वहां पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये निकालना है, प्रकृति बतानी है कि तब ये उत्तल रहेगा या बदल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या, जब इसको डुबोया जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में तो लेंस के चारों तरफ कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो हमें वहां पर क्या निकालना पड़ेगा? कार्बन डाइसल्फाइड के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, यानी CNG निकालना पड़ेगा। और CNG किसके बराबर होगा? ANG बटे ANC। जो इधर रहता है दाईं तरफ वो अंश में रहता है, जो बाईं तरफ रहता है वो बटे में जाता है। तो ANG बटे ANC हो गया। और ANG हमको दिया है 3/2 और ANC है 5/3। ये पलट जाएगा, 3 × 3 9 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, तो 9/10 आ जाएगा। अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेंस मेकर सबसे पहले हवा में के लिए लगाएंगे। हवा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लेंस मेकर सूत्र हम लोग लगाने जा रहे हैं। 1/FA बराबर ANG-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। फिर यही सूत्र हम लगाएंगे जब कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र होता है CH2, ठीक। तो 1/FC बराबर CNG हो जाएगा। जब हवा में रखा है तो लेंस के चारों तरफ हवा है तो ANG, जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया तो लेंस के चारों तरफ कार्बन डाइसल्फाइड है तो CNG हो जाएगा। तो CNG-1 1/R1 - 1/R2, दोनों को भाग दे देंगे तो हो गया 1/FA बटे 1/FC। ये भी दोनों बटे में देखिए आ गया। अब क्या होगा, 1/R1 - 1/R2 से ये दोनों कट जाएंगे, ये पूरे पूरे। तो क्या बच गया, ANG-1 CNG-1। ANG का मान भी पता है, CNG का मान भी पता, रख देंगे। ये हो गया 3/2 - 1 और ये हो गया 9/10 - 1। तो इसको लासा लेंगे एलसीएम, तो 3 - 2/2, ये हो गया 9 - 10/10 आ गया, ठीक। तो ये आ गया 1/2 और ये माइनस का आया 1/10, 10 पलट के ऊपर जाएगा तो माइनस का 10/2 यानी माइनस का 5 आ गया, ठीक। तो FC बटे FA बराबर हो गया -5। अब FA को उधर भेजेंगे, गुणे में जाएगा तो FC बराबर कितना हो गया, -5 गुणे में FA। FA का मान देखिए दिया है 10, तो -5 गुणे 10 किया तो कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। तो जो -50 आया है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर उत्तर लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर हो गई। तो फोकस दूरी तो बदल गई, वो तो है ही, लेकिन माइनस में आ गई है। तो माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल की। यानी अब ये उत्तर लेंस किसकी तरह काम करेगा, अवतल की तरह काम करेगा। तो इसकी प्रकृति अब अवतल हो चुकी है। अब देखते हैं हम लोग चौथे का लास्ट प्रश्न, 4 का जो हमारा अंगाखंड है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निर्मित कीजिए, ठीक। वही सूत्र है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच, जहां से एम्पियर की परिभाषा निकलती है। तो क्या सूत्र है, डेरिवेशन आप लोग वहां कर लेंगे, बहुत इजी डेरिवेशन इसका है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है। तो क्या है, F = μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू में L, है ना। और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगर इसी L को हम इस तरफ ले लें, बटे में आ जाएगा। F बटे L बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I1 I2 बटे R न्यूटन प्रति मीटर, है ना। और अगर यहीं पर I1 और I2 दोनों का मान बराबर हो जाए तो क्या होगा, दोनों I हो जाएगा। तो F बटे L बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I² बटे R, ठीक। तो इस तरह से इस सेट के भी मैंने सारे क्वेश्चन जो 4 के अंगांक पार्ट तक थे वो सारे कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स देखेंगे। आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक, ताकि आप देख लें कि आपने पेपर में क्या गलती की है। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इनको जरूर देख लें एक बार।